चलिए आज आप लोग को इस चैनल में फिर से स्वागत है। हम लोग 8 लेसन देख चुके थे, यानी कि जो 8 लेसन चल रहा था 12th क्लास बायोलॉजी का वह समाप्त हो चुका है। अब चलेगा 9वां लेसन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के कार्यनीति चल रहा है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, यह लेसन नंबर कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा और यूनिट 3 हो जाएगा। तो जो हम लोग 8 लेसन पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग उसका PDF चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो एक फेसबुक अकाउंट है बायोलॉजी क्लास से, आप उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास फेसबुक नहीं है फिर भी चाहते हैं कि आपके पास आए, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग इस पर व्हाट्सएप करके सिर्फ PDF लिखिएगा और आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग इस लेसन को आज स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है खाद्य उत्पादन। सबसे पहला क्वेश्चन है खाद्य उत्पादन बढ़ने की आवश्यकताओं को लिखें। पहला क्वेश्चन क्या है? खाद्य उत्पादन को बढ़ने की आवश्यकता, यानी कि जो खाद्य है, जो हम लोग खाने वाला जो उत्पादन करते हैं उसको बढ़ाने के लिए क्यों आवश्यक है, यानी कि उसको आवश्यकता क्यों पड़ा। सबसे पहला देखते हैं कि इसकी निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला में बढ़ती जनसंख्या के भोजन की मांग को पूरा करने के लिए, पहला क्या हो जाएगा? बढ़ती जनसंख्या के भोजन को मांग को पूरा करने के लिए, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा खाद्य उत्पादन उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो देश में भूखमरी की समस्या आ सकता है। तो इसीलिए सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण। किसके कारण? तो बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग को पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? तो भोजन की मांग को पूरा करने के लिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कुपोषण को कम करने के लिए। दूसरा क्या है? कुपोषण को कम करने के लिए, यानी कि भारत में अभी भी बहुत ऐसा है जो कुपोषण के शिकार होते रहता है। तो अगर हम लोग कुपोषण के शिकार काहे होता है? प्रोटीन के कमी के कारण। हम लोग प्रोटीन अगर कम सेवन करेंगे, विटामिन कम सेवन करेंगे, तो हम लोग किसका शिकार हो जाते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुपोषण से बचें तो आप लोग को उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन इसमें ग्रहण करना पड़ता है। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा? कुपोषण को कम करने के लिए। अगर हम लोग खाद्य पदार्थ में विटामिन और प्रोटीन के मात्रा को अगर बढ़ा दें, अगर हम लोग खाद्य उत्पादन में विटामिन और प्रोटीन के मात्रा को बढ़ा दें, तो हम लोग कुपोषण को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा? कुपोषण के कमी के कारण। तीसरा रीज़न देखते हैं कि इससे क्या हो जाएगा? रोजगार के अवसर में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोजगार के अवसर में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। यानी कि जो ज़्यादा हम लोग उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा मजदूर की आवश्यकता है, ज़्यादा लेबर लगेगा, तो यानी कि कुछ क्या मिल सकता है? रोजगार भी में भी वृद्धि हो सकता है। चौथा देखते हैं, चौथा हो जाएगा किसी उत्पादकता में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सुधार किया जा सकता है। तो सबसे पहला कारण क्या था कि बढ़ती जनसंख्या को भोजन की मांग को पूरा करने के लिए। पहला क्या था? बढ़ती जनसंख्या के भोजन के मांग को पूरा करने के लिए। दूसरा क्या था? कुपोषण को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? कुपोषण को कम करने के लिए। तीसरा क्या हो जाएगा? इसे रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए, यानी कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, रोजगार के अवसर में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। चौथा क्या हो जाएगा? किसी उत्पादकता में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार हो जाता है। तो यह हम लोग का इसका आंसर हो चुका है। अगला देखते हैं,
अगला हम लोग देखते हैं कृषि क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कृषि क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कृषि क्या है। तो कृषि खेती और पशुपालन को एक साथ क्या बोला जाता है? कृषि बोला जाता है। किसको किसको? तो खेती और जो हम लोग खेती करते हैं और साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, यह दोनों को क्या बोला जाता है? कृषि के अंदर रखा जाता है। तो जितना पशुपालन की क्रिया होता है सब किसके अंतर्गत आएगा? कृषि के अंतर्गत आता है। अर्थात भोजन और दूसरे उत्पादों के लिए जीवों का मनुष्य के रेख देख में लगना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग भोजन के लिए कुछ करें या पशु को देखभाल करते हैं, सब क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। फिर से इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। खेती और पशुपालन को एक साथ क्या बोला जाता है? कृषि बोला जाता है। खेती और पशुपालन को एक साथ क्या बोलेंगे हम लोग? कृषि बोलेंगे। यानी कि अगर पशुपालन भी बोले तो वह क्रिया किसके अंतर्गत आएगा? कृषि के अंतर्गत आएगा। खेती बोले तो भी क्रिया किसके अंतर्गत आएगा? खेती के अंतर्गत आएगा। तो खेती और पशुपालन को एक साथ क्या बोला जाता है? कृषि बोला जाता है। अर्थात भोजन और दूसरे उत्पादों के लिए, भोजन और किसके लिए? दूसरे उत्पादों के लिए जीवों का मनुष्य जो देख रेख करता है या देख रेख में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। अगर हम लोग भोज्य पदार्थ या दूसरे पदार्थ जैसे दूध के लिए अगर हम किसी चीज को पालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कृषि बोलते हैं। तो हम लोग को ध्यान देना है कृषि के अंतर्गत सिर्फ खेती ही नहीं आता है बल्कि और क्या आ सकता है? पशुपालन भी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पशुपालन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? पशुपालन क्या है? तो पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है। पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य एवं प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगा? पशुपालन कहलाता है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि पालतू जानवर कहा जा रहा है जिसको हम लोग पाल सकते हैं। इसके अंतर्गत शेर हम लोग नहीं रख सकते हैं। जिसको हम पालतू जानवर के अंतर्गत आता है सिर्फ उसी को रखेंगे। यानी कि पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं को भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। पशुपालन के लाभ को लिखें। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? पशुपालन के लाभ को लिखें। किसका लाभ लिखें? तो पशुपालन के लाभ को लिखें। तो पशुपालन के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला क्या हो जाएगा? पशुपालन के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन रहा कि पशुपालन के लाभ मतलब फायदा, जिससे उसको पालने से आपको क्या क्या लाभ होता है। तो पशुपालन के लाभ को लिखें। आंसर हो जाएगा पशुपालन के लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा कि इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो दूध उत्पादन में वृद्धि करना। इससे क्या लाभ हो जाएगा? दूध उत्पादन में क्या होता है? वृद्धि होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं
मत्स्य फॉर्मिंग के द्वारा, किसके द्वारा? मत्स्य फॉर्मिंग के द्वारा मांस की वृद्धि होती है। दूसरा लाभ क्या हो जाएगा? अगर हम लोग मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन करते हैं तो जी हमको क्या प्राप्त होता है? मांस प्राप्त होता है, यानी कि मांस की वृद्धि होती है। तीसरा देखते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग द्वारा, किसके द्वारा? पोल्ट्री फार्मिंग द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो अंडे के उत्पादन में वृद्धि होती है। हम लोग अगर मुर्गी पालते हैं, पोल्ट्री फार्म के अंतर्गत बहुत सारे चीज आते हैं, मुर्गी, बत्तख, टर्की, इसमें सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो पोल्ट्री फार्म के अंतर्गत आते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग के द्वारा कौन सी उत्पादन में वृद्धि होता है? तो अंडे उत्पादन में वृद्धि किया जाता है। चौथा देखते हैं मधुमक्खी पालन द्वारा। चौथा क्या देखते हैं हम लोग? मधुमक्खी पालन द्वारा किसके उत्पादन में वृद्धि होती है? तो मधुमक्खी पालन करने से हमको किस चीज का लाभ होता है? तो शहद एवं मोम का उत्पादन होता है, यानी कि शहद एवं मोम के उत्पादन में क्या होता है? वृद्धि होता है। फिर से देखते हैं पशुपालन के लाभ को लिखें। पशुपालन के लाभ निम्नलिखित है। सबसे पहला पशुपालन के लाभ निम्नलिखित है। तो सबसे पहला पशुपालन से अगर हम लोग गाय या भैंस कुछ भी पाल लें तो हम लोग को क्या प्राप्ति होगा? दूध की प्राप्ति होती है, यानी कि पशुपालन द्वारा दूध के उत्पादन में क्या होगा? वृद्धि होता है। किसके उत्पादन में वृद्धि होता है? तो सबसे पहला लाभ क्या हो जाएगा? पशुपालन से हम लोग को दूध मिलेगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि अगर हम लोग मछली फार्मिंग करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, तो हम लोग को उससे क्या प्राप्ति होगा? सब पशु के अंतर्गत आएगा। उससे हमको क्या प्राप्त होगा? तो मांस क्या प्राप्ति होता है? तो मांस प्राप्ति होती है, यानी कि मत्स्य फार्मिंग के द्वारा मछली पालन में क्या होता है? वह वृद्धि होता है। तीसरा देखते हैं पोल्ट्री फार्म के द्वारा, किसके द्वारा? पोल्ट्री फार्मिंग के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो अंडे की प्राप्ति होती है, यानी कि हमसे किससे प्राप्त होता है? अंडा प्राप्त होगा, यानी कि लाभ होता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग के द्वारा अंडे के उत्पादन में वृद्धि होती है। चौथा देखते हैं मधुमक्खी पालन के द्वारा शहद एवं मोम के उत्पादन में वृद्धि होती है। किसके द्वारा होता है? तो मधुमक्खी पालन करते हैं तो किसकी वृद्धि होती है? शहद एवं मोम की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका हो गया फॉर्म क्या है? क्या क्वेश्चन हो गया आपका? फॉर्म क्या है? जैसे पोल्ट्री फॉर्म था उसी का है कि फॉर्म क्या है? तो वह संस्था जहां किसी जीव को बड़े पैमाने पर पाला या उगाया जाता है। क्या किया जाता है? बड़े पैमाने पर पाला या उगाया जाता है, क्या कहेगा? फॉर्मिंग या फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मिंग या फॉर्म कहलाता है। यानी कि वैसे संस्था जहां किसी जीव को बड़े पैमाने पर पाला और क्या किया जाता है? उगाया जाता है, क्या कहलाता है? फॉर्मिंग कहलाता है। जैसे मुर्गी फॉर्म, हम लोग क्या करते हैं? इसको बड़े पैमाने पर मांस या अंडे के लिए इसको क्या करते हैं? पालते हैं। कृषि फॉर्म यानी कि खेती हम लोग कुछ करते हैं, उगाते हैं, तो बड़े पैमाने पर करते हैं। यानी कि अगर बड़े पैमाने पर अगर हम लोग पालें या उगाएं तो उसको क्या बोलते हैं? उस संस्था को क्या बोलेंगे? तो उस संस्था को फॉर्म कहा जाता है या फॉर्मिंग कहा जाता है। हम लोग अगर मधुमक्खी फॉर्मिंग करते हैं, मधुमक्खी फॉर्म करते हैं, तो उससे हम लोग को शहद और मोम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? शहद और मोम की प्राप्ति होती है। तो फॉर्म समझ में आ गया। वो ऐसा संस्था जहां बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? पाला या उगाया जाता है। किसी चीज को पाला जाए या किसी चीज को उगाया जाए बड़े पैमाने पर, तो उस संस्था को क्या हम लोग बोलते हैं? तो उस संस्था को हम लोग फॉर्म बोलते हैं। जैसे मुर्गी फॉर्म में क्या कहते हैं? मांस या अंडे की प्राप्ति के लिए मुर्गी को क्या किया जाता है? तो पाला जाता है। कृषि फॉर्म यानी कि अनाज के लिए हम लोग कृषि करते हैं, मक्का की कृषि हो जाए, धान की कृषि हो जाए, गेहूं की कृषि हो जाए, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? उगाते हैं। बड़े पैमाने पर क्या करते हैं? उगाते हैं। तो ऐसे संस्था को क्या बोलेंगे? फॉर्म कहा जाता है। अगला देखते हैं मधुमक्खी पालन। अगर मधुमक्खी फार्मिंग करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पालते हैं। तो अगर मधुमक्खी पालेंगे तो उससे हमको क्या प्राप्त होगा? शहद और किसका प्राप्ति होता है? मोम की प्राप्ति होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेयरी फार्म क्या है। अगला आपका हो जाएगा डेयरी फार्म क्या है। पहला क्या हो जाएगा, डेयरी फार्म प्रबंधन हो सकता है, या डेयरी फार्म क्या है वर्णन करें, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए, डेयरी फार्म के अंतर्गत वैसे पशु को पाला जाता है, याद रखिए, डेयरी फार्म के अंतर्गत वैसे पशु को पाला जाता है जिससे दूध की प्राप्ति हो। आप लोग हमेशा दूध लेने कहाँ जाते हैं, डेयरी में जाते हैं। तो याद रखिएगा कि डेयरी फार्म पूछे तो लिखना है डेयरी फार्म के अंतर्गत कौन से पशु आते हैं, तो वैसे पशु आते हैं जिससे हम लोग को क्या प्राप्त हो, दूध की प्राप्ति हो। यानी कि डेयरी फार्म के अंतर्गत वैसे पशु का पालन किया जाता है जिससे दूध की प्राप्ति होती है, क्या कहलाता है वह, तो डेयरी फार्म कहलाता है, या डेयरी फार्मिंग कहलाता है। हो या पूरे तरह से कंप्लीट, एक बार फिर से देख लेते हैं। डेयरी फार्म के अंतर्गत वैसे पशु को पाला जाता है जिससे हम लोग को किस चीज की प्राप्ति हो, दूध की प्राप्ति हो, तो उसे क्या बोलते हैं, डेयरी फार्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेयरी फार्म प्रबंधन के किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। डेयरी फार्म प्रबंधन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन आपसे है, डेयरी फार्म प्रबंधन में किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है, या किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि डेयरी फार्म प्रबंधन में निम्नलिखित संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो निम्नलिखित संसाधनों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला चीज हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहला चीज, अगर हम लोग डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहला चीज इसमें क्या देखेंगे कि नस्ल, यानी कि जो गाय या भैंस है वह कौन सा नस्ल का है। बहुत सारे ऐसा नस्ल है जो दूध कम देने वाला है, बहुत सारे ऐसे नस्ल के गाय होते हैं जो बहुत दूध देते हैं। तो हम लोग सबसे पहला ध्यान किस चीज़ का देंगे, नस्ल का देंगे, किस नस्ल की गाय या किस नस्ल की भैंस है। तो सबसे पहला क्या देखेंगे, अगर नस्ल देखेंगे तो अधिक उत्पादन के लिए अच्छे नस्ल का चयन, अधिक उत्पादन के लिए अच्छे नस्ल का चयन तथा रोग के प्रतिरोधक क्षमता वाले पशु का चयन करेंगे। यानी कि हम लोग ऐसे पशु को चयन करेंगे जो अच्छे नस्ल का हो, ज़्यादा दूध दे और उसका रोग प्रतिरक्षण क्षमता काफ़ी अच्छा हो, यानी कि हमेशा बीमार नहीं हो, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वह दूध देती रहे, यानी कि बीमार नहीं पड़े। यानी कि सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, नस्ल में क्या देखें कि अधिक उत्पादक के लिए अच्छे नस्ल का चयन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अच्छे नस्ल का चयन करना चाहिए तथा रोग प्रतिरक्षण क्षमता वाले पशु का चयन करना चाहिए कि वो ऐसे पशु को चयन करें जो कि नहीं बीमार पड़े या बहुत कम बीमार पड़े। हम लोग ऐसे पशु को चयन करते हैं जो बहुत कम बीमार पड़े, तो हम लोग डेयरी फार्मिंग में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे पशु को पालन कर लें जो कम दूध दे, आज बहुत जल्दी बीमार पड़े तो उससे फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, पहला नस्ल हो गया, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, भोजन। दूसरा क्या देखेंगे, भोजन, यानी कि अधिक उत्पादन का सीधा संबंध पशु को दिए जाने वाले संतुलित आहार से होता है। अगर आप पशु को अच्छा आहार देते हैं, संतुलित आहार देते हैं, तो कॉमन सी बात है कि जो उसका उत्पादक होगा अच्छा होगा, यानी कि अधिक होगा। तो दूसरा किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए,
दूसरा किस चीज की आवश्यकता होती है, तो भोजन, यानी कि अधिक उत्पादन का सीधा संबंध किससे है, तो पशु को दिए जाने वाले संतुलित आहार से होता है। यानी कि आप उसको अच्छा भोजन देंगे तो दूध भी आपको अच्छा मिलेगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा हो गया चिकित्सा। क्या हो जाएगा, चिकित्सा। पहले देखते हैं, इसको हम लोग स्वास्थ्य भी बोल सकते हैं। तो पशुओं को रोग से बचाने के लिए समय समय पर डॉक्टर से, यानी कि जो पशु का जो डॉक्टर होता है उससे नियमित जांच करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए, नियमित जांच करवाना चाहिए। चौथा क्या हो जाएगा, आवास। पशुओं को रहने के लिए स्वच्छ आवास हो जो खुला हवादार होना चाहिए। जो क्या होना चाहिए, सूखा और खुला हवादार होना चाहिए, जिसमें निरंतर हवा आते रहे। तीसरा चीज क्या हो गया, आवास, यानी कि पशुओं को रहने के लिए स्वच्छ आवास और सूखा और हवादार होना चाहिए। आवास कैसा होना चाहिए, तो पहला तो स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। और तीसरा बात क्या ध्यान देना चाहिए कि वह क्या हो, हवादार हो। चौथा हो जाएगा भंडारण। पांचवा हो जाएगा क्या, भंडारण, यानी कि दूध के भंडारण के लिए स्वच्छ कंटेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वच्छ कंटेनर होना चाहिए। तो इसको फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या देखे थे, अच्छे नस्ल वाले, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, नस्ल। दूसरा क्या देखे थे, भोजन। तीसरा क्या देखे थे, स्वास्थ्य। चौथा क्या देखे थे, आवास। और पांचवा क्या देखे थे हम लोग, भंडारण। तो पहला देख लेते हैं नस्ल। अधिक उत्पादन के लिए अच्छे नस्ल का चयन तथा उस पशु का प्रतिरोधक क्षमता अधिक होना चाहिए। दूसरा क्या देखे थे, भोजन, यानी कि अधिक भोजन, यानी कि अगर हम लोग संतुलित आहार दें तो उसका सीधा संबंध पशु के किस पर पड़ता है, उत्पादन पर पड़ता है। चौथा हो गया स्वास्थ्य। अगर पशुओं को रोग से बचाने के लिए पशु जो डॉक्टर होता है पशु के, उससे नियमित क्या करवाना चाहिए, जांच कराना चाहिए। चौथा क्या हो गया, आवास। पशु को रहने के लिए स्वच्छ आवास जो कि सूखा और हवादार होना चाहिए। चौथा है भंडारण के लिए स्वच्छ कंटेनर होना चाहिए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आपसे पूछ सकता है कि बताओ भारत में गाय और भैंसों की कितनी प्रजाति पाई जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताओ भारत में गाय और भैंसों की कितनी प्रजाति पाई जाती है। तो भारत में गायों और भैंसों की लगभग कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो 32 प्रजाति पाई जाती है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि बताओ गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बॉस इंडिकस। क्या हो जाएगा, बॉस इंडिकस। क्या हो जाता है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बॉस इंडिकस होता है। भारत में कुछ गाय ऐसे हैं जो भारत के हैं, कुछ गाय ऐसे हैं जो विदेश के हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ भारत के गाय के नाम लिखें, जो भारतीय गाय है उसका नाम लिखें। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, साहीवाल। क्या हो जाएगा आपका, साहीवाल। दूसरा क्या हो जाएगा, गिर। तीसरा क्या हो जाएगा, रेड सिंधी। क्या हो जाएगा, रेड सिंधी। चौथा क्या हो जाएगा, हरियाणवी गाय। तो यह हम लोग को लिख लेना है चारों। अगला देखते हैं, विदेशी नस्ल के गाय जो अधिक दूध देते हैं, जो विदेशी नस्ल के गाय होते हैं, जैसे कौन गाय हो जाएगा, जर्सी। आपसे पूछ सकता है कि 4 विदेशी गाय का नाम लिखें। क्वेश्चन दे सकता है कि 4 देसी गाय का नाम लिखें। तो याद रखना है हम लोग को कि विदेशी अगर बोले तो सबसे पहला क्या लिखना है, जर्सी। दूसरा क्या हो जाएगा, करन स्विस। क्या हो जाएगा, करन स्विस। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा हॉल्स्टाइन। क्या हो जाएगा, हॉल्स्टाइन।
होल्स्टाइन फ्रिजियन कौन क्या हो जाएगा? होल्स्टाइन फ्रिजियन। आपसे अगर पूछ दे कि पचमा क्या हो जाएगा तो फ्रिजियन साहिवाल। क्या हो जाएगा? फ्रिजियन साहिवाल। यह आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि हमारे देश में उन्नत नस्ल की गाय, हमारे देश में उन्नत नस्ल की गाय का संकरण नस्ल कहाँ प्राप्त किया जाता है? तो कहाँ हो जाएगा? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था में विकसित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था में विकसित किया जाता है। यानी कि वहाँ क्या किया जाता है? तो उच्च नस्ल वाले गाय को क्या कराया जाता है? संकलन कराया जाता है। यह कहाँ कराया जाता है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था में विकसित किया जाता है। अगला चलिए गाय हो गया। अगला हम लोग देखते हैं भैंस। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम आप सब्जेक्टिव में पूछा भी है कि बताओ भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉस बुबेलिस। क्या बोलते हैं? बॉस बुबेलिस बोला जाता है। पूछा कि बताओ भारत में कितने प्रकार के भैंस की प्रजाति पाई जाती है? तो 10 प्रकार की भैंस की प्रजाति पाई जाती है। भारत में भैंसों की मुख्य प्रजाति, मुझे बताओ भारत में जो भैंस पाई जाती है उसकी मुख्य प्रजाति कौन कौन सी है? तो पहला क्या हो जाएगा? नागपुरी। पहला क्या हो जाएगा? नागपुरी। दूसरा क्या हो जाएगा? सुरती। दूसरा क्या हो जाएगा? सुरती। तीसरा क्या हो जाएगा? नीली रवि। क्या हो जाएगा? नीली रवि। अगला क्या हो जाएगा? मेहसाना। क्या हो जाएगा? मेहसाना। चौथा का क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा जाफराबादी। क्या हो जाएगा? जाफराबादी। ये सब क्या है? प्रमुख भारतीय भैंस है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कुक्कुट फार्मिंग। क्या देखेंगे? कुक्कुट फार्मिंग प्रबंधन क्या है? क्या हो जाएगा? कुक्कुट फार्मिंग प्रबंधन क्या है? इसको पोल्ट्री फार्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल्ट्री फार्मिंग भी कहा जाता है। तो हम इसको देखते हैं कुक्कुट फार्मिंग प्रबंधन क्या है। तो पालतू पक्षियों, इसमें क्या रखा जाता है? पक्षियों को रखा जाता है। यानी कि पालतू पक्षियों के समूह को क्या बोलते हैं? पोल्ट्री कहा जाता है, या पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है, या कुक्कुट फार्मिंग कहा जाता है। पालतू पक्षियों के समूह को क्या बोलते हैं? पोल्ट्री कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या रखते हैं? तो इसके अंतर्गत मुर्गा, बत्तख, टर्की तथा गीज को शामिल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कुक्कुट पालन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? कुक्कुट पालन के अंतर्गत क्या क्या रखते हैं? तो पहला हो जाएगा मुर्गी, दूसरा क्या हो जाएगा? बत्तख, तीसरा क्या हो जाएगा? टर्की, चौथा क्या हो जाएगा? गीज को शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं कुक्कुट फार्म जो होता है। कुक्कुट फार्मिंग मुख्यतः मांस और इसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो अंडे की प्राप्ति के लिए किया जाता है। या तो हम लोग मांस की प्राप्ति के लिए करें, या तो किसके प्राप्ति के लिए करें? अंडे की प्राप्ति के लिए करें। तो मुख्यतः कुक्कुट पालन हम लोग किसके लिए करते हैं? तो मांस और अंडे के लिए करते हैं। अगला देखते हैं कि अधिक मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से जो मुर्गी पाली जाती है उसको हम लोग क्या बोला जाते हैं? तो उसको बोलेंगे बॉयलर। क्या बोला जाता है? तो उसको बॉयलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बॉयलर कहा जाता है। और जो मुर्गी अधिक अंडे प्राप्त करता है, यानी कि अधिक अंडे के उद्देश्य से पाला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो एग लेयर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग लेयर्स कहा जाता है। पहला देखते हैं जो मांस की प्राप्ति के लिए तो बॉयलर,
और अगर अधिक अंडे के प्राप्ति के लिए जो मुर्गी पालते हैं उसको क्या बोलते हैं? एग लेयर्स कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारत में पाए जाने वाली मुर्गी, जो मुर्गी भारत में पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असील, या क्या बोलेंगे दूसरा नाम इसको, दूसरा क्या हो जाएगा जो भारत में पाया था? पहला क्या हो गया? असील। दूसरा क्या हो जाएगा? बसरा। तीसरा क्या हो जाएगा? कोचिन। और चौथा क्या हो जाएगा? चिड़गांव। पहला क्या हो जाएगा? असील। दूसरा क्या हो जाएगा? बसरा। तीसरा क्या हो जाएगा? कोचिन। और चौथा क्या हो जाएगा? चिड़गांव। यह कहाँ का हो गया मुर्गी? तो यह भारत में पाए जाने वाले मुर्गी। और कुछ विदेशी नस्ल के मुर्गी, कुछ एक बताओ, कुछ विदेशी नस्ल के मुर्गी के नाम लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहला कौन मुर्गी हो जाएगा? तो सबसे पहला मुर्गी हो जाएगा रॉक ऑस्ट्रेलॉर्ड। क्या हो जाएगा? रॉक ऑस्ट्रेलॉर्ड। क्या हो जाएगा? रॉक ऑस्ट्रेलॉर्ड। दूसरा पूछा है कि बता दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा सेसेक्स। और तीसरा नाम पूछे तो तीसरा नाम कैसे लिखना है? तो ब्लैक। तीसरा हो जाएगा ब्लैक माइनोका। क्या हो जाएगा? ब्लैक माइनोको। क्या हो जाएगा? ब्लैक माइनोको। चौथा क्या हो जाएगा? रोड। क्या हो जाएगा? रोड आइलैंड। क्या हो जाएगा? रोड आइलैंड। यह कहाँ के हो गया? तो कुछ विदेशी नस्ल के मुर्गी का नाम है। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आगे देखते हैं, देखते हैं अगला, देश में विकसित की गई संकर नस्ल की मुर्गियां। क्या था? देश में विकसित की गई संकर नस्ल की मुर्गियां, यानी कि जो हमारे देश में ही विकसित की गई है उसको क्या बोलेंगे? सबसे पहला को क्या हम लोग बोलेंगे? तो ILS 82। क्या बोलेंगे? ILS 82। दूसरा मुर्गी को क्या बोलेंगे? HH 260। तीसरा को क्या बोलेंगे? B77। यानी कि यह जो तीनों है जो हमारे देश में, यानी कि अपने देश में ही विकसित किया गया है। अगला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि बताओ हमारे देश में कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मुर्गी पालन किया जाता है? तो कहां हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मुर्गी पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कुक्कुट फार्म प्रबंधन में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? कुक्कुट पालन यानी कि कुक्कुट फार्म में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? यानी कि अगर आप कुक्कुट पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान देंगे? तो हम लोग को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला हो जाएगा नस्ल। अच्छे नस्ल की चयन करना चाहिए जिसकी मृत्यु दर कम हो। अगर आप लोग कुक्कुट पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या बात पर ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहला नस्ल हो जाएगा अच्छी नस्ल की चयन करना चाहिए जिसकी मृत्यु दर कम हो, जैसे ISL 82। यह मुर्गी अच्छे नस्ल का है जो कि 200 अंडे देती है। क्या देती है? 200 अंडे देती है। दूसरा B77, यह 260 अंडे देती है। यानी कि अगर हम लोग अच्छे नस्ल का चयन करेंगे तो हम लोग को इससे अधिक फायदा होता है। दूसरा देखते हैं आहार। दूसरा क्या हो जाएगा? आहार। इसे उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसे उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा शुद्ध जल होना चाहिए। प्रत्येक पक्षी को दैनिक जीवन में, यानी कि प्रत्येक पक्षी को दैनिक औसतन आहार 110 ग्राम से
125 ग्राम देना चाहिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं आवास यानी कि घर। दूसरा अगला देखते हैं, तीसरा क्या देखते हैं, आवास। प्रतिकूल परिस्थिति जैसे वर्षा, कड़ी धूप, अत्यधिक ठंड तथा परभक्षी से सुरक्षा रह सके, इसको ऐसा आवास दें यानी कि इसको ऐसे जगह रखें कि जहां वर्षा, कड़ी धूप, अत्यधिक ठंड तथा परभक्षी से सुरक्षा मिल सके। परभक्षी मतलब जो इसको खाने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, परभक्षी, यानी कि उससे क्या हो, इसको सुरक्षा मिल सके। अगल का हो जाएगा रोग। मुर्गी में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जैसे रानीखेत, हैजा, बर्ड फ्लू या बर्ड फ्लू, बर्ड नहीं हो जाएगा, बर्ड फ्लू होता है। तो चलिए बताओ मुर्गी में से या मुर्गी से कौन कौन रोग होते हैं। तो पहला बीमारी रानीखेत, दूसरा क्या हो जाएगा हैजा, तीसरा क्या हो जाएगा बर्ड फ्लू रोग होता है। लगा लेते हैं बर्ड फ्लू क्या है। अगला क्वेश्चन है बर्ड फ्लू क्या है। क्वेश्चन क्या है, बर्ड फ्लू क्या है। तो यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा रोग होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा रोग है जो पक्षियों में होता है, साथ ही साथ यह मनुष्य में भी फैलता है। पक्षी से किस में आ जाएगा, मनुष्य में आ जाता है। यह H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, H5N1 इन्फ्लुएंजा के द्वारा फैलता है। यह हवा, मांस और अंडे के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलेगा, तो हवा के द्वारा, मांस के द्वारा और अंडे के द्वारा यह फैलने का काम करता है। चलिए अगला देखते हैं और लास्ट देखते हैं आज का रानीखेत। यह क्या बीमारी का नाम है, रानीखेत किसका नाम है, बीमारी का नाम है। यह एक संक्रमण विषाणु जनित पक्षी रोग होता है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, संक्रमित विषाणु से पक्षी में फैलने वाला रोग होता है, जिसको एबोला वायरस से होता है। यह कौन वायरस से होता है, तो एबोला वायरस से होता है और यह महामारी के रूप में फैलता है। और यह पक्षी से किसमें आ जाता है, मनुष्य में यह रोग फैल जाता है। यानी कि आपसे पूछे कि बताओ रानीखेत क्या है या किससे होता है, तो ये कौन पालन से होगा, या कुक्कुट पालन से फैलने वाला रोग है। पूछे बताओ बर्ड फ्लू, जो बर्ड फ्लू है वो किससे फैलता है, तो मुर्गी फार्म से, यानी कुक्कुट फार्म से, मुर्गी नहीं बोल सकते, कुक्कुट फार्म से फैलने वाला रोग है या मुर्गी से फैलने वाला रोग है। तो यह रानीखेत संक्रमण विषाणु से फैलने वाला रोग है जो पक्षी से फैलता है। यह इसका कौन वायरस हो जाएगा, तो एबोला वायरस से होता है। और यह किसके रूप में फैलता है, तो यह महामारी के रूप में फैलता है। यह पक्षी से किस में आता है, तो मनुष्य में फैल जाता है। चलिए आज भर यहीं तक रहने दिया जाए, अगला क्लास अगले दिन होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको यहाँ से PDF मिल जाएगा। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक कर दें।